हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर चल रहा था हमारा, और सप्लाई के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर दिया था। उसके अंदर कल मैंने प्रीवियस वीडियो आपको डाला था, उसके अंदर सप्लाई एंड स्टॉक में अंतर बता दिया था मैंने क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल बताया था कैसे सप्लाई होता है, और सप्लाई फंक्शंस हमने डिटरमाइन करे थे कि सप्लाई फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर मैंने 6-7 फंक्शंस बताए थे, जिसके अंदर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस टू रिलेटेड कोड, नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री, गोल्स ऑफ द फर्म, प्राइस फैक्टर्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्राइजेज और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये कम्प्लीटली मैंने फंक्शन कंप्लीट कराए थे। आज हम लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट करेंगे कि सप्लाई का लॉ क्या है, क्या मीनिंग है सप्लाई से, क्यों ये बनाया जाता है। सो फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब बाजार की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें सेम रहे, कांस्टेंट रहे, बदले नहीं, चेंज नहीं हो। देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। मतलब कि आपको पता है प्राइस में और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सो मोर इज सप्लाई एट हायर प्राइस द लेस ऑफ लोअर प्राइस। आपको पता है कि यदि सप्लाई हायर होगी तो प्राइस क्या होगा, उसका लेस नहीं होगा, वो भी हायर पे जाएगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, quantity supplied increase with increase in on price of a commodity as vice versa। मतलब कि जो प्राइस है उसके आधार पर ही क्वांटिटी डिसाइड होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई हम क्वांटिटी से रिलेटेड करते हैं। कोई भी कमोडिटी ये बता सकती है कि उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है हमारे प्राइस में और सप्लाई में। सो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपको, उसको देखेंगे आप। सप्लाई दिया हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन इन द फिगर। देखो आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्राइस दिया हुआ है और ये सप्लाई दी हुई है। मतलब जब प्राइस 10 था तो सप्लाई 100 यूनिट्स थी, जब प्राइस 11 हुआ तो सप्लाई हमारी 200 हो गई, और जब प्राइस 12 था तो सप्लाई हमारी 300 हो गई। मतलब कि अगर इसको डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बताते हैं ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वालिटी ली है, ओ वाई पे प्राइस लिया है। मतलब कि ये एक कांस्टेंट चलने वाला संबंध है, लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका कि इसके क्या क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं। तो इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का अपवर्ड रहता है। जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो अपवर्ड होगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम Q से Q हो गई, Q1 हो गई, तो Q1 हो गई, व्हेन प्राइस हो गया OP से OP1 हो गया। तो मतलब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी के अंदर। अब हम अजम्पशंस करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई के क्या क्या अजम्पशंस है। सो फर्स्ट अजम्पशन इज देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि प्राइस जो चल रहा है वही चलेगा, अगर होता है तो क्वांटिटी में भी सेम रिलेशन बताया जाता है। देयर इज नो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो चेंज नहीं की जाएगी। देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। अगर फर्म का गोल डिसाइड है ऑलरेडी पहले से ही तो वो बार बार चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मान लो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोई चीज़ को तो उसके भी प्राइसेस चेंज नहीं होने चाहिए। दिस इज द अजम्पशंस। सो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर के सेंस में मतलब कि भविष्य में भी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए प्राइस चेंज की। द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू द प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। पहले ही बताया था कि सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो द लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम दैट ऑल द डिटरमाइंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई के, कि क्या क्या एक्सेप्शंस है माने गए हैं। द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस and quantity supplied of a commodity may not hold good or may not firmly
इन सर्टन सिचुएशन। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर ये अजम्पशंस हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट होता है, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चर आउटपुट, इट इज़ गवर्न्ड बाय द नेचुरल फैक्टर्स। आपको पता है जहाँ नेचुरल फैक्टर्स का काम आ जाता है वहाँ पर ये लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम नहीं करता है। इफ़ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज देयर इज़ अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, देन द सप्लाई विल नॉट इंक्रीज नो मैटर वॉट द प्राइस इट। उस समय प्राइस का कोई भी डिसाइड नहीं होता। नेचुरल टाइम बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो जो प्रोडक्शन है वीट का वो डिपेंड करता है उस समय की पॉलिसी पर, उस समय की सिचुएशन के ऊपर। सो ये इंक्रीज नहीं होता है। सो नो मैटर वॉट द प्राइस इट, कि ये हमें नहीं पता चलता कि क्या प्राइस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा गुड्स ऑफ सोशल डिस्टेंस। Supply of goods of social distance will remain limited even if their price tends to rise। ये भी होता है कि जब हमारा प्राइस राइज होता है तो सोशल डिस्टेंस भी मायने रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल गुड्स। प्रेशरेबल गुड कौन सी होती है? एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम sellers may be willing to sell more to perishable goods even at a lower price। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लोअर प्राइस में भी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज सेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज़ वेरी शॉर्ट, और ये हमें बताया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कैसे होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब सप्लाई हमारी कम या एक्सपेंशन का एक्सेप्शन कर केसेस आते हैं कई, कि कैसे डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है। सो व्हेन सप्लाई ऑफ commodity change due to factors other than its own prices such as a change in expectations, state of technology, goal, firms, then it calls increase or decrease in supply। सप्लाई का बढ़ना या घटना किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उस पर, या जो फर्म का गोल होता है उस पर। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड की जाती है। सो यही कहा जाता है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई ये कहा जाता है। कुछ चेंजेस होते हैं रिप्रेजेंट बाय फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बैक कर्व जो होता है, जब वो पॉजिटिव रिलेशन बताता है हमेशा क्वांटिटी और सप्लाई में, क्वांटिटी और प्राइस में, तो उसके बाद जब कैसे होगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे इंक्रीज इन सप्लाई। अब सबसे पहले इंक्रीज एंड डिक्रीज पढ़ते हैं। सबसे पहले इंक्रीज पढ़ते हैं हम कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो कर्व कैसा बनता है। सो इंक्रीज इन सप्लाई refers to a situation when more is supplied at the exciting price of the commodity, it leads to a forward shift in supply। आपको पता है जब सप्लाई प्राइस कांस्टेंट रहता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो कांस्टेंट, तो हमने अब जब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप अच्छी तरह से देखेंगे। इसके अंदर जब ओ एक्स एक्सिस पे सप्लाई हमने आउटपुट लिया है, ओ वाई पे प्राइस लिया है। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है। जब प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस 10 था तब क्वांटिटी हमारी जो थी वो 20 थी। प्राइस 10 होने पर क्वांटिटी 30 हो गई, मतलब कि ये प्राइस तो कांस्टेंट रहा, पहले 20 थी फिर 30 हो गई, तो नया सप्लाई कर्व आ गया। ये सप्लाई कर्व इंक्रीज का बताया जाता है कि हमारा सप्लाई कर्व कैसे हुआ। द प्रोड्यूसर शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू ओल्ड पॉइंट कर्व बी, यहाँ से ए से बी में आ जाता है। ये ए है, यहाँ पर ये ए है और ये बी पे शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्शन कर्व, सप्लाई कर्व टू पॉइंट बी इज ए न्यू सप्लाई कर्व। ये न्यू सप्लाई कर्व बन जाता है। सो इंक्रीजिंग इन सप्लाई इज कांस्टेंट द प्राइस एंड द इंक्रीजिंग इन सप्लाई। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सो फर्स्ट हमारा कॉजेज है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और कॉस्ट प्रोडक्शन की किसी भी वस्तु की कॉस्ट गिर जाती है, फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। रिड्यूसिंग इन फैक्टर प्राइस कॉजिंग ए फॉल ऑफ, जब रिड्यूसिंग ए फैक्टर प्राइस मतलब कि जो वस्तुएं बना रही हैं वो फैक्टर उनकी प्राइस कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, इससे इंक्रीज हो जाती है सप्लाई।
इसके बाद आता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कम्पीटिंग प्रोडक्ट, मतलब कि हमारा जो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट था उसकी प्राइस भी गिर जाती है, उसके कारण क्या होता है, सेल मोर एक्साइटिंग प्राइस, तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, ज़्यादा प्राइस पर उसको बेच सकता है। सो यहाँ हमने स्टूडेंट अभी सिर्फ इंक्रीज इन पढ़ा है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, वीडियो लंबा हो रहा है। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।